Namaskar friends, and welcome to this press briefing by the Health Ministry. To brief us more on the latest on COVID issues, we have with us today Health Secretary Shri Rajesh Bhushan ji, DG ICMR Dr. Balram Bhargav ji. First there will be remarks by Dr. Balram Bhargav ji, followed by a presentation and remarks by Rajesh Bhushan ji. Then we will take a... Okay. नमस्कार, हम आपको आज बता रहे हैं देश में कोविड की स्थिति और कोविड टीकाकरण की स्थिति के बारे में। हमने देश में 2 सर्जेस देखे हैं, एक पिछले साल सितंबर के मध्य में और दूसरा इस साल मई में। पिछले 24 घंटे में देश में 46,000 नए केस रिपोर्ट हुए और इनके 58% केसेस, इस 46,000 के 58% केसेस एक राज्य केरला से रिपोर्ट हुए हैं। अन्य राज्यों में अभी भी डिक्लाइन का ट्रेंड बना हुआ है। अगर हम ये देखें कि देश भर में कितने ज़िले ऐसे हैं जहां की 100 से ज़्यादा केसेस प्रतिदिन रिपोर्ट हो रहे हैं, तो हम ये पाएंगे कि जून के सप्ताह में, पहली जून का जो सप्ताह था, उसमें 279 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे देश भर में जहां दिन में 100 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते थे। फिर ये घटकर जुलाई के पहले सप्ताह में 107 जिलों तक सीमित हो गया और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो देश में 41 डिस्ट्रिक्ट्स, 41 ज़िले ऐसे हैं जहां प्रतिदिन 100 से ज़्यादा केस आते हैं। तो ये जो डिक्लाइन का ट्रेंड है नए केसेस में और एक्टिव केसेस में, ये जिलों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक्टिव केसेस की संख्या लगातार घट रही है और वर्तमान में ये 3,33,725 है। उसी प्रकार जो क्यूमुलेटिव रिकवरी रेट है वो लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में ये 97% से भी ज़्यादा है। अगर हम ये देखें कि कितने राज्य ऐसे हैं जहां 10,000 से कम एक्टिव केसेस हैं, तो ये राज्य हमने हरे रंग से भारत के मानचित्र पर दिखाए हैं और जहां 10,000 से कम केसेस हैं वो 31 राज्य हैं। देयर आर 31 स्टेट्स इन इंडिया which have less than 10,000 active cases each। और अगर ये देखें कि 10,000 से 1 लाख के बीच एक्टिव केस वाले कितने राज्य हैं, तो ऐसे 4 राज्य हैं और 1 लाख से अधिक एक्टिव केस वाले 1 राज्य हैं। उनके विस्तार से ब्यौरा भी हमने आपको दिया है। 1 लाख से अधिक एक्टिव केस केरल में हैं और 10,000 से 1 लाख के बीच के जो एक्टिव केसेस हैं वो 4 राज्यों में हैं, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और अगर हम देश के एक्टिव केसेस में इनका योगदान देखें तो केरल 51%, महाराष्ट्र 16% और बाकी 3 राज्य 5% से लेकर 4% तक उनका योगदान है। पॉजिटिविटी भी लगातार घट रही है। ये हमने आपको वीकली पॉजिटिविटी को दर्शाया है पिछले 3 माहों में। सो वाइल वी सी अ ओवरऑल डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन पॉजिटिविटी अक्रॉस इंडिया, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरलाइन इज द फैक्ट दैट वीकली पॉजिटिविटी इज नाउ लेस देन 3% फॉर द 8th consecutive वीक। पिछले 8 सप्ताहों से लगातार जो साप्ताहिक पॉजिटिविटी है ये 3% से कम है। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि प्रत्येक सप्ताह में जो हम टेस्ट्स कर रहे हैं, औसत टेस्टों की जो संख्या है वो अभी भी 17 से 18 लाख बनी हुई है। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि 41 जिले भारत में ऐसे हैं, देश में ऐसे हैं जहाँ की 10% वीकली पॉजिटिविटी से अधिक पॉजिटिविटी रिपोर्ट हो रही है। ये ज़िले राजस्थान में हैं, केरल में हैं और उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में। अब हम बात करेंगे टीकाकरण की। हमने अब तक
46.69 करोड़ पहली डोज देश भर में एडमिनिस्टर की हैं, 13.70 करोड़ दूसरी डोज एडमिनिस्टर की हैं और कुल 60 करोड़ से अधिक डोजेस एडमिनिस्टर की हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 24 घंटों में देश में 80 लाख डोजेस एडमिनिस्टर की गई और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस समय अब तक 47 लाख से अधिक डोजेस एडमिनिस्टर की जा चुकी हैं। ये एवरेज प्रतिदिन का वैक्सीनेशन रेट है। कैसे ये प्रत्येक माह बदला? जब हमने टीकाकरण की शुरुआत अपने देश में की थी तो प्रति दिन हम लगभग 2 लाख औसतन टीके लगाते थे। अगस्त में अब तक हमने 52 लाख का औसत हासिल किया है टीके लगाने का और क्योंकि अभी अगस्त में कुछ दिन शेष हैं तो ये औसत और अधिक बढ़ेगा। अगर ओवरऑल डोजेज देखी जाएं, जैसा मैंने आपको बताया, पहली और दूसरी डोज के आंकड़े हमने आपके साथ शेयर किए। हेल्थ केयर वर्कर्स में 99% लोगों को पहला टीका दिया जा चुका है। 83% लोग जो एलिजिबल थे दूसरे टीके के लिए उनको दूसरा टीका दिया जा चुका है। फ्रंटलाइन वर्कर्स में 100% को पहला टीका और 79% को दोनों टीके। 18 बरस से ऊपर की जो देश की बालिग आबादी है उसमें 50% लोगों को पहला टीका दिया जा चुका है और 15% लोगों को दोनों टीके दिए जा चुके हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी भी हम दूसरे सर्ज के भीतर हैं। We are still in the midst of the second surge of COVID-19 in our country. The second surge has not concluded, it is not over, therefore we have to maintain all necessary precautions, particularly in the light of our experience that after every festival we see a spike, and therefore the coming month of September and October are crucial for us because we would be celebrating a few festivals. So therefore festivals have to be celebrated with COVID appropriate behavior. Thank you. Thank you. As Shri Rajesh Bhushan ji has very clearly said, that the second wave is still on in India and in some states, and upsurge is being observed in a few districts. We have about 41 districts which have weekly test positivity rate of more than 10%. And we have 27 districts which have weekly test positivity rate between 5 and 10%. The upsurge is being, population density is causing the spread. So wherever COVID appropriate behavior is not being observed, there we are seeing an upsurge of cases. We know that these vaccines are disease modifying vaccines. They are not disease preventive vaccines, and therefore it is very important to continue to use the mask even after vaccination of 1 or 2 doses. That mask usage has to continue. That is very important. We know that vaccines reduce the disease severity, they reduce the possibility of hospitalization and also avert death to the tune of nearly 98-99%. Mass gatherings, as has been emphasized, have to be discouraged, and full vaccination offers protection, again, as I want to emphasize, against severe disease and death, and should be a prerequisite if attending a gathering is critical. So if attending a gathering is critical, vaccination is a prerequisite. Thank you. I will just stop here. Thank you. We'll take some questions now. 15. Hello sir, I'm Sherin from Times Now. My question is to Mr. Rajesh Bhushan. We have in fact shown how there have been multiple certificates that has in fact we have got from Telangana government, and where physically the person has not got themselves inoculated, but even then we have seen the vaccination certificate being handed out to them on the price of about 2,500 to 3,000 rupees.
What is the reaction of the Health Ministry on this on record? We have seen the media reports and we have very closely analyzed them. We have shared these media reports with the concerned state government. We have asked for their inquiry into this. However, I would like to reiterate that if we look at the configurement and alignment and engineering, IT-based engineering of CoWIN system, it remains foolproof. However, if there are instances where people have used other means to generate digital certificates, we will definitely take appropriate action. Thank you. Number 19. सर मेरा सवाल ये है कि सर कहा गया था कि 216 करोड़ वैक्सीन डोजेस आएंगी अगस्त से दिसंबर के बीच, जिसे बाद में कम कर दिया गया 135। तो अभी क्या स्टेटस है? 6 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है, सिर्फ 2 ही वैक्सीनेशन में मिल रही है। देखिए, महत्वपूर्ण बात ये है कि क्या राज्यों में वैक्सीन की कमी है। आप लोगों ने पाया होगा कि पिछले 2-3 सप्ताहों से इस प्रकार की कोई खबर किसी राज्य से नहीं आ रही है। हम प्रतिदिन रोज सुबह एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं कि राज्यों के पास कुल कितनी वैक्सीन बैलेंस्ड अनयूटिलाइज्ड पड़ी हुई है जिसको वो अगले दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। पिछले 3 सप्ताहों में बैलेंस अनयूटिलाइज्ड वैक्सीन डोजेस की संख्या कभी भी 2.5 करोड़ से कम देश में नहीं हुई है। तो इसलिए हमारा ये मानना है कि वर्तमान जो स्थिति है वो संतोषप्रद है। हम बार बार राज्यों से और संघ शासित क्षेत्रों से ये अनुरोध करते हैं। पिछली बार भी हमने कल एक बैठक सभी राज्यों के साथ की थी जिसमें ये अनुरोध किया था कि वैक्सीनेशन की दर को और बढ़ाएं। उसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटों में जैसा मैंने निवेदन किया 80 लाख डोजेस देश भर में लगाई गई। आज भी अभी 47 लाख से अधिक डोजेस हम एडमिनिस्टर कर चुके हैं। 24. Thank you, sir. Meher from NDTV. Please, could you give us an update on oxygen preparedness if there is a third wave? How much oxygen production has gone up and oxygen storage in states? We will give you a broad generic picture today and granular details we would share with you in our next press conference. After the second surge, there has been a concerted effort to ensure that at the hospital level and within the states at regional levels, oxygen buffers are created. So how do we create oxygen buffer? We create oxygen buffer by ensuring that public health facilities, and I am underlining this word, public health facilities must have their own captive oxygen generation plants. And a large intervention in this has been undertaken. More than 1,500 such plants have been sanctioned and around 900 of them have already been commissioned and they are being commissioned at a very fast pace. So that is one element of creating oxygen buffer. The second element of creating oxygen buffer is to enable public health facilities to have medical oxygen storage tanks. There also, under the COVID emergency response package, which the union government has announced at a cost of 23,123 crores, we are providing funds to the states and UTs to procure these medical oxygen tanks and install them in hospitals wherever they are required. The third element is to create equitably distributed oxygen storages within a state or within a municipal corporation area. And each one of these storages has to be put under the charge of a senior officer and his or her contact details are to be put in the public domain. So if there is a SOS situation in a hospital, rather than creating unnecessary panic, they would know that these are the people who should be contacted, and then the people who are manning these equitably distributed oxygen storages, they would be in a position to supply oxygen wherever it is needed. 70.
राजेश सर, आईटीबीपी की तरफ से सर एक दिया गया था, हमें बताया गया था कि कोई भी अफ़गान से वापस आए लोग नहीं हैं जो कि कोविड पॉजिटिव हैं। लेकिन सर दिल्ली के अस्पतालों में हमारी बात हुई है, खासकर एलएनजेपी में बताया गया है जो वापस आए हैं अफ़गानिस्तान से वो एडमिटेड भी हैं, उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग भी की जा रही है। सर तो एटलीस्ट एक पिक्चर क्लियर कर दी जाए कि कितने लोग हैं जिनका एक्चुअल में कोविड टेस्ट हुआ और वो पॉजिटिव आए हैं जो कि अफ़गानिस्तान से आए हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जब तथ्यों की उपलब्धता सब लोगों को नहीं होती तो तरह तरह के नैरेटिव चलते हैं। इसलिए आवश्यक ये होता है कि आप पीआईबी की तरफ से जो तथ्य जारी किए जा रहे हैं उनको देखें, या मंत्रालय या आईसीएमआर की ओर से जो तथ्य लाए जाते हैं आपके समक्ष उनको देखें। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान से अब तक, क्योंकि ये तो डायनेमिक सिचुएशन है, प्रतिदिन इवैक्यूईज़ को लेकर फ़्लाइट्स आती हैं, अब तक 400 से अधिक लोगों को लेकर फ़्लाइट्स पहुंची हैं। हमने प्रत्येक हवाई अड्डे पर, चाहे वो सिविल हवाई अड्डे हों या सैन्य हवाई अड्डे हों, क्योंकि कुछ फ़्लाइट्स वहाँ भी आई हैं जैसे हिंडन एयरबेस या जामनगर, तो हमने वहाँ ये व्यवस्था की है कि जो भी लोग आते हैं पहले तो उनको वाइल्ड पोलियो वैक्सीन दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में वाइल्ड पोलियो है, तो एंटी पोलियो वैक्सीन कहना चाहिए मुझे, वाइल्ड पोलियो वैक्सीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो दी जाए, वो व्यवस्था हमने की है। साथ ही हमने ये भी व्यवस्था की है कि इन सब के RT-PCR टेस्ट हों। ऐसा नहीं है कि इनमें लोग पॉजिटिव नहीं आए हैं, लोग पॉजिटिव आए हैं। जो पॉजिटिव आए हैं उनको आइसोलेट किया गया है, कुछ लोगों को जिनको अस्पताल की आवश्यकता थी उनको वहाँ भेजा गया है। अनेक लोगों को हमने छावला में जो आईटीबीपी का कैंप है वहाँ क्वारंटाइन भी किया है, और वो 14 दिन तक वहाँ रहेंगे, और वहाँ उनके सिम्टम्स को देखने के बाद फिर ये निर्णय लेंगे कि उनको कहाँ वहाँ से भेजा जाना है। तो सब प्रकार की व्यवस्थाएं की गई। Number 16. Sir, I am Ayushman. My question is, you highlighted the second dose, about second dose availability. Sir, we have the RTI response from the Health Ministry, which says that till 17th August, we have 3.86 crore people who have not got their second dose in stipulated amount of time. What is the data till now, sir, and what is the government doing so that they get the second dose? In fact, this is again, where we fall prey to misinterpreting the facts. I'm not blaming you, but we should try to do some kind of due diligence to look behind the facts also. So, when does a vaccine dose become due? That should be the first question. If I have taken Covaxin, it becomes due after 4 weeks. If I have taken Covishield, it becomes due after 12 weeks. However, we have also given a range. In case of Covaxin, it is 4 to 8 weeks. And similarly, in case of Covishield, there is a range. So when you cross the outer limit of that range, then it becomes absolutely imperative that prior to crossing that outer limit, you are administered the second dose. So this fact must be clear to us. Now, at any given moment in time or date, there would be certain people who would have completed 4 weeks or 12 weeks. But on the next day, they may have got a vaccine dose. So therefore, to interpret this fact by saying that X number of people have missed their second dose will not be technically correct. In fact, a better way of asking for the same information would be to ask for 3 or 4 consecutive dates. Only then you would get the complete picture. Number 50. So Zycov-D recently got EUA. What kind of negotiations in terms of pricing and procurement have happened with the company? When do you plan to procure it? And also, is there a plan, sir, to prioritize children with comorbidities for vaccinations? Okay, so these are 2 separate questions. Let me address the second question first. Whether all children should be taken up on priority, or whether comorbid children should be taken up with priority for vaccination. This is an issue on which the Standing Committee on COVID of ENTAGI makes a recommendation to the full ENTAGI.
and one of the co-chairpersons of ENTAGI is sitting with us. And once that recommendation is made, it has not been made as yet. So once it is made, then ENTAGI takes a call on it, and then it recommends to the government. And then that process is concluded and a decision is taken. Now coming to negotiations, what we have understood from media reports as well as our own engagement with the vaccine manufacturing company, they would be in a position to make available this vaccine from the first week of October. So we are in talks with them, and the moment we crystallize the terms and conditions of procurement, we will be first to share it with you. I think we can take the last question. Okay, we'll take the last question, 38. Then they have to leave for the important meeting. So we'll curtail the press conference after this. सर, केरला के लिए जैसे कि आज मीटिंग भी है, तो ऐसा है क्या दोबारा से टीम जाएगी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, या इस तरह का डिसीजन लिया जा सकता है? और क्या कुछ ऐसा है कि कोई नया वेरिएंट है केरला में? आपने बड़े सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए हैं। पिछले ही सप्ताह केरल की यात्रा पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी गए थे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी। उनके साथ डायरेक्टर एनसीडीसी भी थे और मैं भी था, और एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हुआ था माननीय मंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री केरला और माननीय स्वास्थ्य मंत्री केरला के साथ। उसमें केरल के सभी वरिष्ठ जो पदाधिकारी हैं वो भी सम्मिलित थे। उस बैठक में मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि उस बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने 4 बातें राज्य सरकार के साथ शेयर की थी, उनको उन्होंने रेखांकित किया था। पहला बात तो ये थी कि टेस्ट्स जो हो रहे हैं केरल में, उनकी संख्या को और बढ़ाने की आवश्यकता है, और इन टेस्ट्स में जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को और प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि केरल में प्रति पॉजिटिव व्यक्ति जो कॉन्टैक्ट ट्रेस होते हैं वो 2 से भी कम है। तो ये तो पहला तथ्य माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने रेखांकित किया था। दूसरा, उन्होंने ये कहा था कि राज्य सरकार को ये व्यवस्था करनी चाहिए कि जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उनकी बेहतर मॉनिटरिंग हो, बेटर एंड इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ पीपल who are in home isolation. Why? Because more than 80% of people are in home isolation in the state. And until and unless we monitor them, we would not know whether they are physically in home isolation or whether they are walking around in the neighborhood spreading the infection. तीसरी बात जो माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने दोहराई थी वो ये थी कि त्योहार की नज़दीकी को देखते हुए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाया जाना चाहिए और मास गैदरिंग इवेंट्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। और अंतिम और चौथी बात जो उन्होंने कही थी वो ये थी कि क्योंकि हम पर्याप्त मात्रा में कोविड वैक्सीन डोजेज उपलब्ध कराने को तैयार हैं, इसलिए राज्य सरकार को अपने वैक्सीनेशन की दर और वैक्सीनेशन के कवरेज को बढ़ाने की आवश्यकता है। ये 4 बातें आज भी पालन करने के योग्य है। Thank you, friends. We close the press conference now because as the guests have to leave for an important meeting.